नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का बजट जो अभी हाल ही में प्रस्तुत किया गया है वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, उसमें हमारी परीक्षा की दृष्टि से क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, क्या नई योजनाएं घोषित की गई हैं, किस क्षेत्र को किस तरह से आवंटन किया गया है और साथ में ही उत्तर प्रदेश सरकार की उपलब्धियां जो हमारे करंट अफेयर्स की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, ये सभी चीज़ें जो है इस वीडियो में देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश का बजट का निचोड़ जानने के लिए, सारी समरी समझने के लिए और परीक्षा में आपसे क्या पूछा जा सकता है, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। और साथ में अगर हो सके तो आप वीडियो में जो मैं महत्वपूर्ण तथ्य पॉइंट को इंगित करूंगा उनको नोट करते चलें। तो स्टार्ट करते हैं। समीक्षाधिकारी, सहायक समीक्षाधिकारी जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाती है, अगर आप 3 मई को उसकी परीक्षा देने जा रहे हैं, जो 2016 में विज्ञापन निकला था, अगर आपने उसके सापेक्ष आवेदन किया था, भले ही एग्ज़ाम नहीं दिया था, तो आप 3 मई को फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं प्रारंभिक परीक्षा का। उसके लिए हमारी डिकोड एग्ज़ाम की टीम ने जो है एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, जिसकी आपको सूचना दी जा चुकी है। और इसमें कुल 11 फुल टेस्ट और बाकी जो है 9 करंट अफेयर्स के टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इसकी क्वालिटी कैसी है, इस टेस्ट सीरीज में प्रश्न और उनकी व्याख्या कैसी है, जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उस क्या है, तो ये सब जानने के लिए आप हमारे डिकोड एग्ज़ाम ऐप में लॉगिन करके सबसे पहले डेमो टेस्ट को डाउनलोड कर लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद आप जो है निर्णय ले सकते हैं। अगर आप जो है डेमो टेस्ट को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस नंबर पर 9506742546 पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके डेमो टेस्ट की फ्री पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेगमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं डेट। तो 18 फरवरी को ये बजट उत्तर प्रदेश विधानसभा में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री कौन है, श्री सुरेश खन्ना, इन्होंने जो है ये बजट प्रस्तुत किया। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है, ये ऐतिहासिक बजट है। आज तक उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत कोई भी आम बजट जो है उसका आकार, यानी वित्तीय आकार की यहाँ पर बात हो रही, इतना बड़ा नहीं था। तो ये अब तक का सबसे बड़ा बजट है फिगर के रूप में। अब जो सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो क्या है, इस बजट का आकार। तो इस बजट का आकार क्या है, 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए। इस तरह से 5,12,860 करोड़ 0.72 लाख करोड़ रुपए इसका कुल आकार है, जो अब तक उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत सभी बजट में सबसे बड़ा है। अब अगला प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है कि पिछले बजट की तुलना में कितने % की वृद्धि की गई है। तो 2019-20 का जो बजट आया था उसकी तुलना में 6.9% की वृद्धि की गई है इस बजट में। इसको आप नोट कर सकते हैं अलग से। बजट में 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए जो है नई योजनाओं पर व्यय करना प्रस्तावित किया गया है। तो नई योजनाएं क्या है, ये सब अभी हम जो है आगे देखने जा रहे हैं। तो इसमें जो है एक बड़ा हिस्सा जो है नई योजनाओं पे दिया गया है और बजट का केंद्र जो है उत्तर प्रदेश के युवाओं पर, खासकर जो है उनको स्किल प्रदान करने के लिए और उनके रोजगार के बारे में है। आगे चलते हैं। तो जिस तरह से केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री ने जो है घोषणा की है कि भारत की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन USD यानी US डॉलर के समकक्ष लाया जाएगा और उसके लिए जो है चरणबद्ध तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं। तो इस बजट में उत्तर प्रदेश बजट सरकार ने भी एक संकल्प रखा है। वो संकल्प क्या है पूछा जा सकता है आपसे। 1 ट्रिलियन US डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को। अब आगे यहाँ पर हम समझते हैं कि जो बजट में हर वित्तीय वर्ष में वृद्धि की जाती है पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षा, तो उसका ट्रेंड क्या रहा। जैसे कि हमने अभी पिछली स्लाइड पे देखा कि 6.9% की वृद्धि जो है की गई है 2019-20 की तुलना में 2020-21 के बजट में। तो ये जो है वृद्धि किस तरह से हुई है, तो आप देख सकते हैं 12-13 का जो बजट था उसमें 18% की वृद्धि की गई थी। उसके बाद 13-14 के बजट में 10.5% की वृद्धि की गई थी। फिर 14-15 में
24% की वृद्धि की गई थी। तो इस तरह से अगर इस दशक में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वृद्धि 24% की 2014-15 के बजट में की गई थी। तो ये इसका ट्रेंड हो गया। यही चीज़ यहाँ पर प्रोजेक्ट की गई है, जो है इन टर्म्स ऑफ फिगर, जो एब्सोल्यूट नंबर्स हैं मनी का, वो यहाँ पर दिखाया गया है। फिलहाल आपको ये याद रखना है कि 2020-21 का बजट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें जो पिछले बजट से वृद्धि है वो 6.9% है, और इससे एक स्टेप पीछे भी आप लिख सकते हैं कि 11.97% की जो है वृद्धि पिछले बजट में की गई थी। अब कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है कि विभागवार जो है सबसे बड़ा वो कौन सा विभाग है जिसको सबसे ज़्यादा जो है धनराशि इस बजट में आवंटित की गई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा, ये सबसे ज़्यादा जो है, अगर सेक्टर की बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षा विभाग को सबसे ज़्यादा बजट आवंटन किया गया है। 55,064.55 करोड़ रुपए की धनराशि जो है शिक्षा विभाग को दी गई है, प्राथमिक शिक्षा विभाग को, सॉरी। उसके बाद जो है एनर्जी सेक्टर यानी ऊर्जा विभाग जो है दूसरे नंबर पे आता है। तीसरे नंबर पर समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण। उसके बाद जो है चौथे नंबर पर लोक निर्माण, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ होता है। और उसके बाद पुलिस के आधुनिकीकरण में इस सरकार का बहुत जोर है, तो 5वें नंबर पर ये आता है। लेकिन आपको जो है पहला दूसरा स्थान जो है यहाँ पर सफिशिएंट है क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी सभी विभागों का जो है यहाँ पर इस तरह से विवरण दिया गया है। ये जो है PDF आपको इस वीडियो के लिंक में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब बजट में जो है जो मुख्य आवंटन है वो क्या है, एक नज़र में हम देखते हैं। जो बड़ी योजनाएं हैं, कभी कभी सीधे सीधे योजनाएं और उनका कितना बजट उनको आवंटित हुआ उसका मैचिंग करने को दे दिया जाता है क्वेश्चन में, जैसे PCS 2019 में आया था, अगर आपको ध्यान हो। तो बजट का मुख्य आवंटन, कुल बजट हमने देख लिया 5,12,000 करोड़ का है लगभग में, एब्सोल्यूट नंबर्स वो लिखे हुए हैं। नई योजनाएं 10,967 करोड़ 87 लाख रुपए की नई योजनाएं लगभग प्रस्तावित हैं, ये पूछा जा सकता है। फिर पूर्वांचल विकास निधि, जो विशेष राज्य के क्षेत्रों के विकास के लिए जो स्कीम चलाई जा रही है, उसमें पूर्वांचल के विकास के लिए 300 करोड़ रुपए और बुंदेलखंड के विकास के लिए 210 करोड़ रुपए। तो ये आपको जो है याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। फिर इस समय सबसे फ्लैगशिप योजना जो है उत्तर प्रदेश सरकार की कौन सी है, कन्या सुमंगला, मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। इसके लिए 1200 करोड़ रुपए या 1,200 करोड़ रुपए जो है का आवंटन किया गया है, जो कि एक जो है बड़ी धनराशि है। फिर राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम के तहत जो है बड़ी धनराशि 4,000 करोड़ रुपए का जो है आवंटन किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन में 5,791 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो ये सभी जो है कुछ ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं, या इनको हेड कह लीजिए, जिसमें जो है पूछा जा सकता है कि किसको कितना आवंटन किया गया है। अब उत्तर प्रदेश सरकार की आय के स्रोत की हम बात करते हैं कि जो उत्तर प्रदेश सरकार को एक साल में प्राप्त होने जा रहा है, जिसके आधार पे ही बजट बनाया जाता है, वो कहाँ कहाँ से प्राप्तियां आ रही हैं। तो कुल प्राप्तियां जो है 5,558 करोड़ 53 लाख रुपए हैं। और इनमें जो है अब राजस्व प्राप्तियां और पूंजीगत प्राप्तियां जो है कितनी है, यहाँ पर फिगर लिखी हुई है, लेकिन इसको आपको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इस तरह का क्वेश्चन शायद ही कभी पूछा जाए। राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व यानी टैक्स से कितना रेवेन्यू आ रहा है, ये तो इनका जो है अभी एक हम डायग्राम से देखेंगे कितने परसेंटेज में है, वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्राप्तियों की तरह व्यय की बात करें तो व्यय के जो लिखा होता है वो उतना ही होता है जितना हमारे बजट का आकार होता है। तो 5,12,860 करोड़ 72 लाख रुपए जो है ये व्यय का आकार है। अब इसमें जैसे जो है 3,95,116 करोड़ 95 लाख रुपए राजस्व लेखे का व्यय है, और बचा हुआ 1,17,743 करोड़ 77 लाख रुपए ये पूंजी लेखे का जो है व्यय है। तो ये व्यय को दो भागों में बांटा जाता है।
अब जो सबसे महत्वपूर्ण है, अगर जो है इसकी फिगर्स पे कोई बात आती है, एग्जाम में कुछ पूछा जाता है, तो वो आपके सामने है। राज्यों को जो प्राप्त हो रही, जो उत्तर प्रदेश राज्य को जो है इनकम हो रही है, वो पैसा कहाँ आता है, उसकी 3 प्रमुख मदें क्या हैं, ये आपको निश्चित रूप से पता होना चाहिए। तो स्वयं का कर राजस्व, यानी जो खुद का जो है रेवेन्यू है, जो राज्य खुद अपना रेवेन्यू उत्पादित कर रहा है, लगा के ले रहा है, उसका हिस्सा जो है कुल प्राप्तियों में यानी टोटल इनकम में 33% है, जो सर्वाधिक है। केंद्रीय करों में राज्यांश, कुछ ऐसे केंद्रीय कर होते हैं जिसमें राज्यों को भी हिस्सा दिया जाता है, आप जानते हैं। तो उस राज्यांश से यानी स्टेट शेयर से उत्तर प्रदेश को 30.4% की प्राप्ति हो रही है। अब केंद्र सहायता सरकार जो है वित्त आयोग के माध्यम से, बाकी अन्य जो है अनुदानों के माध्यम से राज्यों को सब्सिडी देती है, उपादान देती है, अनुदान देती है। तो ये अनुदान कितना है, 14.4%। तो ये 3 जो है मेजर हेड्स हो गई राज्य सरकार की कमाई या आय के स्रोत का। तो ये भी पूछा जा सकता है। इसको आप जो है यहाँ पर परसेंटेज में ये पूरा देख सकते हैं, इसी तरह से ये बना हुआ है। आय की बात की हमने, तो व्यय की बात करते हैं। सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ कहाँ पर कर रही है सरकार जो है, तो जो व्यय का प्रस्ताव है वो सबसे बड़ा व्यय है अन्य राजस्व व्यय। तो इसमें सारे जो है राजस्व व्यय आ जाते हैं, लगभग 18% जो है यहाँ पर जाता है। उसके बाद जो है पूंजीगत व्यय जो है दूसरे नंबर पे आता है, जहाँ पर 16.1% का जो है व्यय राज्य सरकार कर रही है। तीसरा सबसे बड़ा राज्य सरकार का व्यय है वेतन, जो सरकारी कर्मचारियों को सैलरी देती है सरकार, 13.9%, एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वेतन पे जाता है। उसके बाद कर्मचारियों की पेंशन, ये 12.3%, तो ये भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर हम राजस्व प्राप्तियों का देखें तो 53.1% हिस्सा वेतन, पेंशन और ब्याज की अदायगी पर जाता है। यानी ये इससे जो है लगभग 50% से ज़्यादा केवल वेतन, पेंशन और जो लोन है स्टेट पर, जो कर्ज है उसका जो ब्याज है उसकी अदायगी में आधे से ज़्यादा पैसा जाता है। अब यहाँ पर सब्सिडी को मैंने अलग से लिखा है, उसका जो है एक बार पूछा जा चुका है। तो सब्सिडी, इसका क्रम भले 5वां नहीं है, लेकिन जो है इसमें सब्सिडी जो है जो राज्य सरकार देती है उसमें कुल व्यय जो है कुल प्राप्तियों का 3.3% होता है। ये आपको जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। अब बजट में राजकोषीय घाटा प्रायः पूछा जाता है कि राजकोषीय घाटा कितना होगा। तो राजकोषीय घाटा जो है ये 53,195 करोड़ 46 लाख रुपए का अनुमानित है, जो कि वर्ष के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जो है जो स्टेट की जीडीपी है उसका कितना परसेंट है, 2.97%। आपको ये फिगर याद करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि जो राज्य की जीडीपी है, स्टेट जीडीपी, उसका कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट है, 2.97%। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। राज्य की ऋणग्रस्तता सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 28.8% अनुमानित है। तो यहाँ पर अगर आप देखें बजट के लिहाज से एक चिंताजनक स्थिति क्या है कि हमारा जो टोटल जीडीपी है स्टेट का, उसका 28.8% जो है ऋण है, वो ऋण के रूप में जो है विद्यमान है। यानी यहाँ पर प्रत्येक नागरिक पर जो है इतना व्यय ऋण है। तो जीडीपी का 28.8% जो है ये राज्य की ऋणग्रस्तता है, जो लोन ले रखा है राज्य सरकार ने। तो ये दोनों फिगर जरूर याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है। तो उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय क्या है, 18-19 का जो संशोधित अनुमान निकाला गया है अग्रिम, उसके अनुसार जो है प्रति व्यक्ति आय 64,330 रुपए है। ये महत्वपूर्ण फिगर है, पूछी जा सकती है, पूछी भी गई है। 64,330 रुपए ये जो है उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय है, जो लेटेस्ट ऑथेंटिक डाटा है। अब शुरुआत करते हैं हम
कि इस बजट में हमने अभी तक जो है केवल जो है वित्तीय पार्ट देखा कि क्या क्या फाइनेंस की दृष्टि से क्या आकार था बजट का, कितना घाटा हो रहा है, कितना जो है आंकड़ों की बात की। अब हम जो है सबसे ऑपरेटिव पोर्शन जो आपके एग्जाम में, क्योंकि यूपी करंट अफेयर्स में इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो एक योजना जो है इसमें बोली गई है, घोषित की गई है सरकार द्वारा, उसका नाम है पालनहार योजना। तो ये क्या है, जो दिव्यांग दंपत्ति हैं, कपल हैं, उनके बच्चों के पालन पोषण हेतु पालनहार योजना प्रस्तावित की गई है, जिसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे यानी बीपीएल परिवार में जीवन यापन करने वाली ऐसी दिव्यांग दंपत्ति जिनमें पति पत्नी दोनों दिव्यांग हो अथवा उनमें से एक की मृत्यु हो चुकी हो और दूसरा दिव्यांग हो अथवा दोनों कुष्ठ के कारण दिव्यांग हो के बच्चों का पालन पोषण हेतु प्रतिमाह अनुदान दिया जाएगा। तो ये योजना क्या है, ये पालनहार योजना है। यानी अगर दिव्यांग दंपत्ति हैं तो उनके बच्चों का जो पालन पोषण है वो राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इस योजना के लिए 25 करोड़ रुपए की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है। यानी इतना इस बजट में आवंटन किया गया। अगला देखते हैं, मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना तथा युवा उद्यमिता विकास अभियान। इस पे एक प्रश्न निश्चित रूप से जो है संभावित है इस बार जो है कोई भी एग्जाम जो आने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार का जो ये बजट प्रस्तुत किया गया है इसमें इस योजना को बहुत ही प्रमुखता से जो है तरजीह दी गई है और सारे जो है मीडिया में इसी का प्रचार किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये अप्रेंटिसशिप की योजना है और इसी का एक दूसरा पार्ट है जिसका नाम युवा योजना है। दोनों को अलग अलग जानते हैं। तो प्रदेश के युवाओं को उद्योगों व एमएसएमई यानी जो लघु और मझोले उद्यम इकाइयां हैं उनमें ऑन जॉब ट्रेनिंग प्रदान करते हुए उन्हें निश्चित अवधि के रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से मुख्यमंत्री शिक्षुता प्रोत्साहन योजना का प्रारंभ करने जा रही है। यानी स्किल डेवलपमेंट के लिए युवाओं में वो ऑन जॉब उनको जो है ये ट्रेनिंग दी जाएगी, मतलब वो काम भी करेंगे और साथ में ट्रेनिंग भी प्राप्त करेंगे किसी भी जो है लघु मध्यम मझोले उद्योग इकाइयों में और उनको साथ में पैसे भी मिलेंगे। तो अप्रेंटिसशिप करने वाले युवाओं को प्रति माह जो है 2500 रुपये प्रशिक्षण भत्ते के रूप में दिया जाएगा। और प्रदेश में लाखों की संख्या में प्रशिक्षित युवाओं को युवा उद्यमिता विकास अभियान, ये फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म युवा का फुल फॉर्म क्या है, युवा उद्यमिता विकास अभियान के द्वारा रोजगार से स्वावलंबन की ओर बढ़ाने के लिए अभिनव पहल की जा रही है। अब ये जो युवा योजना है इसमें और क्या खास बात है, प्रत्येक जिले में युवा हब स्थापित किया जाएगा जो इच्छुक युवाओं को परियोजना परिकल्पना से लेकर 1 वर्ष तक परियोजनाओं की वित्तीय मदद के साथ संचालन में सहायता करेगा। लगभग 1200 करोड़ रुपए की धनराशि जो युवाओं के लिए विभिन्न स्वतः रोजगार योजनाओं में राज्य को उपलब्ध है। अब ये जो युवा हब की बात की जा रही है इसके लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है जिससे हर जिले में युवा हब बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना, इसमें क्या है, पहले से मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना जो चलाई जा रही थी उसका स्वरूप परिवर्तन, नाम परिवर्तन कर दिया गया है और आगामी वर्ष यानी 2021 से यानी जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर है उससे कृषक दुर्घटना कल्याण योजना इसका नाम दे दिया जाएगा और इस योजना के लिए 500 करोड़ रुपए की व्यवस्था इसमें प्रस्तावित हुई है। 7वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन कहाँ हुआ, 15 से 19 जनवरी तक लखनऊ में पहली बार किया गया। तो ये सब उपलब्धियां गिनाई गई बजट में, इंपॉर्टेंट है, आपको ये पता होना चाहिए कि कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन इंडिया रीजनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुआ लखनऊ में। नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत 27 जनवरी से लेके 31 जनवरी 2020 तक 5 दिवसीय गंगा यात्रा निकाली गई थी। गंगा यात्रा का प्रदेश में आयोजन किया गया था और गंगा यात्रा का शुभारंभ बिजनौर और बलिया दोनों ही स्थलों पर किया गया था। जैसे केंद्र में योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग बना दिया गया है, उसी को फॉलो करते हुए राज्य सरकार यानी उत्तर प्रदेश में भी जो है
राजनीति आयोग का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसकी घोषणा जो है इस बजट में की गई है। आगे 11वां डिफेंस एक्सपो जो अभी लखनऊ में संपन्न हुआ है, तो 5 से 9 फरवरी, इसकी डेट भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इंटरनेशनल इवेंट था जो लखनऊ में हुआ है। और इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स रही यहाँ पर बात करते हैं। तो इस आयोजन में विदेशों से रक्षा क्षेत्र के 3000 से अधिक प्रतिनिधियों व देश के 10,000 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। इस आयोजन में 40 से अधिक देशों के रक्षा मंत्रियों की एक कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन हुआ था। इसमें 23 MOU उत्तर प्रदेश सरकार के डिफेंस कॉरिडोर की ओर से हस्ताक्षरित किए गए, जिनमें से प्रदेश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का निवेश संभावित है। तो 23 MOU हुए हैं और 50,000 करोड़ रुपए का उत्तर प्रदेश में डिफेंस सेक्टर में निवेश आ सकता है। ये दो जो है महत्वपूर्ण बातें थी इसमें। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गाजीपुर तक 341 किलोमीटर की लंबाई का कौन सा प्रोजेक्ट है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे योजना। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 341 किलोमीटर। कहां से कहां जोड़ रही है? लखनऊ से गाजीपुर। और इसकी कुल लागत जो है लगभग 22,497 करोड़ रुपया है। अब एक बार जो है रूट पूछ लिया गया था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, किसी जो है एक्सप्रेसवे का ही। तो यहाँ पर जो है आपको एक्सप्रेसवे का रूट भी पता होना चाहिए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से बाराबंकी, फिर अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, ये जो है जिले इस रूट में पड़ेंगे। क्वेश्चन इस प्रकार पूछा गया था कि कौन सा जिला जो है इस एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलेगा। तो या इस तरह से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से जिले किस एक्सप्रेसवे पर पड़ते हैं। अब गोरखपुर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए, क्योंकि पूर्वांचल एक्सप्रेस जो है गोरखपुर तो जा नहीं रही है, वो गाजीपुर जा रही है, तो उसके जोड़ने के लिए 91 किलोमीटर लंबाई में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से बलिया को जोड़ने के लिए बलिया लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। तो इन सब जो है आपस में पूरा पूर्वांचल इससे जुड़ जाएगा। बुंदेलखंड क्षेत्र में भी बुंदेलखंड एक्सप्रेस निर्माणाधीन है, जो 297 किलोमीटर लंबाई इसकी है, और ये जनपद चित्रकूट को जनपद इटावा में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे मार्ग पर जोड़ेगा। मेरठ से प्रयागराज तक जो कहा जा रहा है कि ये भारत का जो है सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे होगा, तो ये गंगा एक्सप्रेसवे इसको नाम दिया गया है, जिसकी लंबाई जो है 637 किलोमीटर होगी। और इसके लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था जो है बजट में प्रस्तावित की गई है। उत्तर प्रदेश में ही डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की जा चुकी थी। तो इसके लिए जो है जो भूमि वगैरह एक्वायर करनी है वो झांसी, चित्रकूट, जालौन, अलीगढ़, आगरा और कानपुर जनपदों में चिन्हित कर ली गई है। यानी ये जो है कॉरिडोर वाले जनपद भी हैं, ये भी याद रखिएगा। अब जो है हवाई कनेक्टिविटी, खासकर उड़ान योजना के अंतर्गत, तो उत्तर प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम लागू की गई है। इस योजना को और व्यापक बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश नागर विमान प्रोत्साहन नीति जो है अभी हाल ही में जारी की गई है, जिसमें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के साथ साथ नॉन रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ानों का प्रोत्साहन भी किया जाएगा। अब एक प्रश्न यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो पूछा जा सकता है, प्रदेश में 8 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं। ये इनके बजट स्टेटमेंट में बताया गया है कि प्रदेश में 8 हवाई अड्डे क्रियाशील हैं तथा 11 नए हवाई अड्डों पर कार्य चल रहा है। तो जितना भी यहाँ पर आप लिखा हुआ है ये यूपी गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट से जो है वहाँ से जो है डेटा लेके लिखा गया है, इसलिए आप कोई भी चीज़ जो है ये सभी ऑथेंटिक है। पूछा जा सकता है कि यूपी में कितने हवाई अड्डे हैं, तो आप जो है बता सकते हैं कि 8 हवाई अड्डे हैं, 11 और निर्माणाधीन हैं। गौतम बुद्ध नगर यानी नोएडा के जेवर में जो है नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के लिए 2000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है और ये लगातार बन ही रहा है। इसका संचालन उम्मीद है कि 2023 तक प्रारंभ हो जाएगा। अयोध्या में भी एयरपोर्ट की घोषणा की गई थी, 500 करोड़ रुपए अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए, और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम एयरपोर्ट्स के लिए 92 करोड़ 50 लाख रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।
अब पुलिसिंग सेक्टर में क्या क्या जो है इस बजट में ऐलान किए गए हैं, तो एक ऐप जो है उत्तर प्रदेश के लोगों को सुविधा देने के लिए, जिसका नाम है यूपी कॉप। ये मोबाइल ऐप बनाया गया है जिसमें 28 सेवाएं होंगी, जैसे कि ई प्राथमिकी यानी ई एफआईआर किसी को दर्ज करनी हो, वरिष्ठ नागरिकों की शिकायतों के लिए अलग, लापता व्यक्तियों के लिए अलग सेक्शन, किराएदारों का सत्यापन कराने के लिए अलग सेक्शन। तो ये जो है ऐप का नाम याद रखिएगा, यूपी कॉप ऐप। साइबर अपराध पे नियंत्रण के लिए गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में साइबर थाने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कितने साइबर थाने हैं उत्तर प्रदेश में, तो फिलहाल अभी केवल 2 हैं, नोएडा में और लखनऊ में। लेकिन 16 नए साइबर थाने स्थापित किए जाने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने और लिया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है सुरक्षा कवच योजना। तो ये जो है दिसंबर 2019 से सुरक्षा कवच योजना प्रारंभ की जा चुकी है। जो कामकाजी महिलाएं हैं, किसी वजह से रात में लेट में पहुंचती हैं, या कोई भी महिला जो किसी भी वजह से जो है घर पहुंचने में लेट हो गई है, या उसको रात में कोई भी आपातकालीन संकट की स्थिति में जो है वो 112 नंबर पे डायल कर सकती है। वो पीआरवी वैन पुलिस की आएगी और उसमें महिला कांस्टेबल भी होंगी जो है। तो इस तरह से 300 पीआरवी वैन में 2-2 महिलाओं हेतु जो है अलग से केवल लेडीज़ के लिए जो है ये व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जा रही है। तो सबसे पहले तो जरूरी है कि इसकी कहाँ पर स्थापित हो रहा है ये जान लें। तो फॉरेंसिक एंड पुलिस विश्वविद्यालय लखनऊ के बिजनौर क्षेत्र में 15 एकड़ में बनेगा। यानी आपका जो सवाल है कि कहाँ पर बनेगा वो है लखनऊ, केवल आपको इतना याद रखना है। और 20 करोड़ रुपए का प्रावधान इसके लिए बजट में किया गया है। जनपद लखनऊ, गोरखपुर तथा बदायूं में महिला पीएससी वाहिनियां स्थापित की गई हैं। तो 3 जो है महिला पुलिस पीएससी वाहिनियां स्थापित हैं। प्रदेश में 76 महिला थाने अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो 75 जो है जिले हैं, इसके लिए क्या है, जनपद लखीमपुर ऐसा जिला है जिसमें 2 महिला थाने हैं तथा अब अन्य सभी जिलों में 1-1 महिला थाने हैं। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए हमने बात की ही। कितना बजट इसके लिए दिया गया है, 1200 करोड़ रुपए का बजट इसके लिए आवंटित किया गया है। अब कुपोषण के लिए तो राष्ट्रीय पोषण कार्यक्रम जो है उत्तर प्रदेश में चल ही रहा था, उसी को जो है आगे अप्रूवल दिया गया है और इसके लिए 4000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा रही है। व्यवस्था की जा रही का मतलब है कि बजट में उसके लिए प्रावधान किया गया है। जनपद प्रयागराज में लॉ यूनिवर्सिटी एक नई खुलेगी, विधि विश्वविद्यालय बनेगा, और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय बनेगा। दोनों की ही जगह याद रखिएगा। लॉ यूनिवर्सिटी कहाँ पर, प्रयागराज में, आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर में, फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी लखनऊ में। इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा, ये लखनऊ में बनेगा और इसका एक सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये दोनों आपको प्लेस याद रखने हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में लागू है और 291 करोड़ रुपए इस बजट में प्रस्तावित किए गए हैं। कैंसर संस्थान जो लखनऊ में जो है बन रहा है, इसके लिए 187 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो ये जो है राज्य कैंसर संस्थान के नाम से सबसे बड़ा जो है कैंसर इंस्टीट्यूट होगा उत्तर प्रदेश का और उत्तर भारत का भी शायद। अब राज्य सरकार की कौन सी और उपलब्धियां हैं, तो जो डीबीटी के माध्यम से किसानों का जो भी जो है देय अनुदान था, यानी सब्सिडी या बाकी चीजें, उसके माध्यम से भुगतान करने वाला किसानों को, और मंडी अधिनियम में संशोधित करने वाला ये देश का पहला राज्य है। तो इस तरह के प्रश्न भी प्रायः यूपी SSSC के एग्जाम्स में तो पूछ ही लिए जाते हैं। 2020-21 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 641,74,000 मीट्रिक टन एवं तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13,90,000 मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। 18-19 में 581.03 मीट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष 604,15,000 मीट्रिक टन खाद्यान्न उत्पादन हुआ, जो अब तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड उत्पादन है। यानी 18-19 में जो है सबसे ज़्यादा खाद्यान्न का उत्पादन जो पहले कभी नहीं हुआ उतना हुआ।
अब आप लोग जानते हैं एक योजना है ई नाम योजना, जो कृषि मंडियों को डिजिटल बनाने के लिए और आपस में उनको जोड़ने के लिए, राष्ट्रीय ई मार्केट से जोड़ने के लिए। तो इसके लिए जो है 100 मंडियों पर जो है 1443 करोड़ 80 लाख रुपए का व्यापार जो है इन 100 मंडियों ने किया, जिनको इस योजना में शामिल किया गया था। तो 100 मंडियां ये हो गई प्रदेश की, और उसके अलावा 25 मंडियों को ई नाम पोर्टल से जोड़े जाने की योजना की जा रही है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि कितनी नई मंडियों को ई नाम योजना में जोड़ा जाएगा, तो 25 मंडियां आपको यहां पर याद रखना है। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसमें भी उत्तर प्रदेश ने एक रिकॉर्ड बनाया है। 13 लाख से अधिक आवासों का निर्माण कराया है और योजना के अंतर्गत 7023 गरीब मुसहर परिवारों को आवास दिए जाएंगे। योजना के परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो इस योजना की बात हो रही है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली में, उत्तर प्रदेश पूरे देश में पहले स्थान पर है। ये यहाँ पर जो है हाईलाइट करने वाली जो चीज़ है। आगामी वर्ष में 5 लाख आवासों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके लिए 6240 करोड़ रुपए व्यवस्था प्रस्तावित है। अब स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत 2 करोड़ 61 लाख परिवारों के लिए शौचालय निर्माण के साथ प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो 2 फिगर यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण में 2 करोड़ 61 लाख परिवारों में शौचालय का निर्माण हो चुका है। प्रदेश ने देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है शौचालय निर्माण के मामले में, और इस योजना के लिए 5791 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। मनरेगा के लिए प्रायः बजट पूछ लिया जाता है, तो 4800 करोड़ रुपए मनरेगा के लिए बजट इस साल रखा गया है। बुंदेलखंड, विंध्य क्षेत्र तथा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों में पाइप पेयजल योजना हेतु 3300 करोड़ रुपए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आके ये घोषणा की थी, तो उसको साकार करने के लिए 3300 करोड़ रुपए ये पेयजल व्यवस्था के लिए किया गया है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत पंचायतों की क्षमता का संवर्धन, प्रशिक्षण इत्यादि के लिए 458 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं इस बजट में। फिर 2017 सौर नीति जो है, जो लागू की गई थी, सौर ऊर्जा नीति, इसके अंतर्गत 2022 तक 10,700 मेगावाट क्षमता की सौर विद्युत उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लक्ष्य, जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है। और इसी में बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर विद्युत परियोजनाओं को बढ़ावा दिए जाने के लिए 4000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, यानी बुंदेलखंड में एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाया जाएगा, जो 4000 मेगावाट सोलर एनर्जी को जनरेट करेगा। और प्रदेश में अब तक कुल 449 मेगावाट क्षमता की यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। तो अगर कभी पूछा जाए कि प्रदेश में सौर ऊर्जा की वर्तमान क्षमता कितनी है, तो 494 मेगावाट क्षमता की इस समय यूटिलिटी स्केल सौर विद्युत परियोजनाएं स्थापित हैं। मेट्रो ट्रेनों की बात करें तो लखनऊ, गाजियाबाद और नोएडा, उत्तर प्रदेश के 3 जिलों में मेट्रो चल ही रहे हैं। दिल्ली से मेरठ के लिए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है, जिसके लिए 900 करोड़ रुपए इसमें व्यवस्था की गई है। उसके अलावा कानपुर के लिए और आगरा के लिए भी मेट्रो को मंजूरी मिल गई है इसी बजट में। लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल एक बनेगा, इसको याद रखिएगा कि ये राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ बनेगा, लखनऊ में बनेगा। बजट इसका महत्वपूर्ण नहीं है, 50 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको प्लेस याद रखना है कि राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल कहाँ पर बनाया जाएगा, लखनऊ में। लखनऊ, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद, कानपुर, गोरखपुर, वाराणसी, मथुरा एवं शाहजहांपुर में इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन मैन्युफैक्चरिंग नीति 2019, जो अभी जल्दी लागू की गई थी, इसका प्रख्यापन कर दिया गया है और प्रदेश में 700 से अधिक इलेक्ट्रिक बसों को लॉन्च करने की मंजूरी दे दी गई है। ओडीएफ फ्री 75 जिले उत्तर प्रदेश के हो चुके हैं, इसमें कोई बहुत विशेष बात नहीं है। स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत प्रदेश के 10 शहरों, कौन सी स्मार्ट सिटीज है 10, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़ में
लगभग 20,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण ये नहीं कि इसके लिए बजट कितना है, 10 जो हमारी स्मार्ट सिटी हैं यूपी की, इनके नाम आपको जरूर पता होने चाहिए। और इसके अलावा केंद्र सरकार द्वारा चयनित 10 नगर निगमों के अतिरिक्त, यानी ये जो 10 हमने बात की नगर निगम या जो है जिले कह लीजिए, इनके अतिरिक्त 7 और नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। मतलब उसमें केंद्र सरकार भले नहीं मदद कर रही, लेकिन राज्य अपने स्तर से जो है उनको राज्य स्मार्ट सिटी बनाएगा। तो ये भी जो है नाम आपको याद होने चाहिए, पता होने चाहिए। मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, गोरखपुर, मथुरा, वृंदावन, शाहजहांपुर, ये 7 जो नगर निगम हैं, इनको राज्य सरकार अपने खर्चे पर राज्य स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करेगी। अब हायर एजुकेशन के लिए बजट कितना दिया गया है? 111 करोड़ का दिया गया है। विश्व बैंक की सहायता से उत्तर प्रदेश में एक प्रस्तावित योजना चल रही, कोर नेटवर्क रोड योजना। तो उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अंतर्गत मार्गों के निर्माण के लिए 830 करोड़ रुपए, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्रों, जो हमने शुरुआत में ही चार्ट में बात की थी, तो पूर्वांचल और बुंदेलखंड जो है विशेष क्षेत्र कार्यक्रम वहां चल ही रहा है। तो पूर्वांचल के लिए कितना मैंने बताया था आपको? 300 करोड़ रुपए, और बुंदेलखंड के लिए 210 करोड़ रुपए। ये दोनों ही फिगर आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। ये जो है वहां के लिए स्पेशल पैकेज वहां की निधि के रूप में दिया गया है। फिर धान और इसकी समर्थन मूल्य की बात कर देते हैं। तो भारत सरकार द्वारा धान, कामन धान जो होता है, इसका समर्थन मूल्य 1815 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित हुआ, और ए ग्रेड का जो धान है उसके लिए 1835 रुपए प्रति कुंटल निर्धारित किया गया है। 18-19 में प्रदेश में जो दूध का उत्पादन हुआ है वो 305 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हुआ है, और 19-20 में जो लक्ष्य रखा गया है वो इससे बढ़ा दिया गया है। 340 लाख मीट्रिक टन जो है इसमें दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य 19-20 में रखा गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री द्वारा जो है उद्घाटन किया गया था कि यहाँ पर, तो उसके अंतर्गत खुरपका, मुंहपका और ब्रुसेलोसिस रोग के नियंत्रण हेतु एक एक्शन प्लान तैयार करके भेजा गया है। और 2030, यहाँ पर मुख्य बात आपको यही बतानी है कि पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका, मुंहपका रोग और ब्रुसेलोसिस, ये दोनों रोगों को खत्म करने का, उन्मूलन करने का लक्ष्य 2030 रखा गया है। यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। फिर 9 अगस्त 2019 को वृक्षारोपण महाकुंभ बनाया गया था। तो इसमें क्या रिकॉर्ड बने थे, इसकी एग्जैक्ट फिगर आपको पता हो जाए। यहाँ पर 22 करोड़ 59 लाख पौधों का रोपण किया गया था एक ही दिन में। 9 अगस्त को ही प्रयागराज में एक ही स्थल पर एक ही दिन में सर्वाधिक पौधों का वितरण किया गया, जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। और अगला जो है वाइल्ड लाइफ से संबंधित है। मानव वन्यजीव संघर्ष को आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने मानव वन्यजीव संघर्ष को एक आपदा घोषित किया है, एक क्राइसिस घोषित किया है। और प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था तथा प्रवर्तन के कारण राज्य में बाघों की संख्या 2014 के 117 से बढ़कर 2018 में 173 हो गई है। तो इस तरह से बाघों की संख्या में वृद्धि हुई है। 2030 तक एक लक्ष्य रखा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किया जाने का लक्ष्य ये 2030 तक सरकार ने रखा है। वर्तमान सरकार ने ODOP जैसी, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए 250 करोड़ रुपए का जो है व्यवस्था की है। प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में पारंपरिक कारीगरों को बढ़ाने के लिए, जैसे दर्जी, टोकरी, बुनकर, नाई, सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, इनके लिए एक जो है योजना लागू की गई थी, जिसका क्या नाम था? विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना। तो ये योजना जो है इनके लिए चलाई जा रही है। तो दोस्तों, इस तरह से उत्तर प्रदेश बजट में जो कुछ भी खास था, जो आपसे पूछा जा सकता है, वो सब हमने जो है इस लेक्चर में डिस्कस किया है। और जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, मैंने उन सभी को हाईलाइट किया है, पॉइंट आउट किया है। अगर आपने नोट किया होगा तो बहुत बेहतर है।
इस वीडियो का जो PDF है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। इस वीडियो के लिंक में आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।